नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा उक्त प्रसंग पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। स्वास्थ्य शब्द एक सकारात्मक अवधारणा है जो कि रोग की अनुपस्थिति को इंगित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य वह संपूर्ण अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसलिए आज के इस प्रशिक्षण में हम व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन करेंगे एवं जानेंगे कि श्रमिकों की कार्यक्षमता और उनका जो उत्पादन हो रहा है कंपनी का, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस तरह की कार्य दशाएं होंगी उस तरह का उत्पादन होगा। तो हम आज अध्ययन करेंगे व्यावसायिक स्वास्थ्य की एवं साथ ही साथ उन खतरों की जो कि व्यवसाय जो माहौल है वहाँ पर उत्पन्न होते हैं एवं उनको हमें दूर कैसे करना है, इसको भी हम जानेंगे। WHO के अनुसार व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को एक बहुविषयक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यावसायिक खतरों और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति समाप्त करके श्रमिकों के स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन करना। इस तरह की स्थिति वहाँ पर पैदा ही नहीं होने देना, उसको तुरंत निष्पादन करना है, उसको अलग करना है, जिससे कि क्या होगा, श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी एवं उनकी कार्य क्षमता का भी रख रखाव होगा। साथ ही साथ जो भी पेशेवर और सामाजिक क्षेत्र में वो क्या करेंगे, विकास करेंगे, उन्नति करेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा एरिया, ऐसा कार्य क्षेत्र जहाँ पर कि व्यक्ति काम कर रहा है, वहाँ पर कुछ भी घटित हो सकता है, लेकिन उन घटनाओं को बारीकी से अध्ययन करके, उनका निरीक्षण करके उनको दूर करना, यही हमारा कर्तव्य है और यही श्रम विभाग का कर्तव्य है कि उनको दूर करके हम अपने जो श्रमिक वर्ग है उसको बचा सकें या उनका जो जहाँ पर वो लगे हुए हैं उस कार्य को वो अच्छे से कर पाएं। व्यावसायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य। व्यावसायिक स्वास्थ्य का जो उद्देश्य है मुख्यतः है कि श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बनाए रखना एवं उसको बढ़ावा देना। व्यावसायिक रोगों और चोटों को रोकने के लिए कि कोई भी उनको दुर्घटना स्थल पर या जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी दुर्घटना उनके साथ ना होने पाए। काम की जगह और काम के माहौल को कामगारों की ज़रूरतों के अनुकूल बनाने के लिए, अर्थात एर्गोनॉमिक सिद्धांत के प्रयोग, जैसा कि जिस माहौल में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर मशीन पे काम कर रहे हैं तो वो उनके कंफर्ट जोन में हो, एक दूसरे से वो लोग पूरक हों, एकदम से उनको ये ना लगे कि हमारी जो स्थिति है कार्य करने की वो बहुत बिगड़ रही है या उसका शरीर का जो है वो दबाव उस पर पड़ रहा है। और यह उपचारात्मक के बजाय निवारात्मक होना चाहिए। तुरंत यहाँ पर निवारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दुर्घटना हो गई चोटों की फिर आप उपचार कर रहे हैं, जी नहीं, वहाँ पर दुर्घटना होने से पहले ही उस स्थिति का निवारण हो न जाना चाहिए। यही व्यावसायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य में हम शामिल करते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? यह सभी को पता है कि विश्व स्तर पर लाखों पुरुष और महिलाएं खराब और ख़तरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहले है कार्यस्थल से संबंधित वजह, क्योंकि जो भवन है वो असुरक्षित है, वहाँ पे या तो बहुत पुराना है, बहुत दिनों से उसमें कोई रेनोवेशन का काम ही नहीं हुआ है, उसकी अवस्था है वो जीर्ण शीर्ण है, मतलब उसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है। आपका जो है खराब वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन है, आवागमन है वायु का, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छे वेंटिलेशन के लिए आसपास का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बगल में ही, हमारे साइड में ही दुर्गंध आ रही है, तो जो वेंटिलेशन होगा वो उसी तरह का होगा। पुरानी मशीनें, अगर मशीनें बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, उनका पुनर्स्थापन नहीं किया गया है, ना ही उनकी
सही से सर्विसिंग हो रही है, तब भी इससे कार्यस्थल से संबंधित जो ये दुर्घटनाएं उनको कभी भी हो सकती हैं। शोर, अगर अत्यधिक शोर वाला वातावरण है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है इस तरह, क्योंकि कहीं भी कार्यशाला में आप जाएंगे तो मशीनें कंटिन्यू चलेंगी तो शोर बहुत ज़्यादा होगा। उसमें क्या होता है कि श्रवण क्षमता भी बाधित होगी, और जो संचार है, आप बात कर रहे हैं तो समझ में ही नहीं आएगा, तो उनका संचार भी बाधित होगा, और कई सारी बीमारियां भी जो कान से संबंधित हैं वह भी वहाँ पे होने की संभावना है। अब हम जानेंगे कर्मी से संबंधित। जो कर्मी है, जो एम्प्लॉई है या जो कामगार है, जो वहाँ पे श्रमिक वर्ग है जो काम कर रहा है, उससे संबंधित भी कुछ यहाँ पे वजह हैं। जैसे कि वह सीमित शिक्षा, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तभी वह मजबूर हो जाता है कि उसे ऐसे वातावरण में काम करना पड़ रहा है, छोटी सी कंपनी में, क्योंकि वहाँ पे कोई जो आपका शिक्षा का स्तर है बहुत ऊंचा नहीं चाहिए, इसलिए उसको वहाँ पे काम मिल जाता है। सीमित कौशल और प्रशिक्षण, उसके पास जो कौशल है वो बहुत कम है। कौशल से मतलब अपने कार्य में दक्ष होना, वह बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं है, और प्रशिक्षण का भी अभाव, उसको प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है, तब भी उसको इस तरह के वातावरण में काम करना पड़ रहा है। नियोक्ता, नियोक्ता से संबंधित जो कि वहाँ का मालिक है या जो कंपनी को चला रहा है, तो सीमित वित्तीय संसाधन, जो उसके वित्तीय संसाधन है बहुत सीमित हैं। बहुत छोटे से रोजगार जो व्यवसायी होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता, छोटे से अमाउंट में कहीं भी छोटी सी जगह में उन्होंने फैक्ट्री डाल ली और उस पर बहुत सारे श्रमिक वर्ग को या श्रमिकों को काम करवाया जाता है, तो अत्यधिक जो वहाँ का माहौल होता है बड़ा तंग होता है, बहुत कोलाहल भी रहेगा, आपस में भी वो बहुत अच्छे से उनका जो पारस्परिक जो रिश्ता है वो भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, बगल बगल में काम कर रहे हैं, तो जो स्थितियां हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल रहती है ना, असुविधाजनक वहाँ पे रहेंगी। कम ध्यान और कम ज्ञान, वहाँ यह भी पॉसिबल है, यह भी उसकी संभावना हम कर सकते हैं कि वह ध्यान ही नहीं दे रहा है, जो भी हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि जब से मशीनीकरण का युग आया है, जो हमारे जो भी औद्योगिक भाई लोग हैं या जो बड़े बड़े नियोक्ता हैं, वो सिर्फ मशीनों को इम्पोर्टेंस देते हुए उत्पादन को अधिक बढ़ाना चाहते हैं। वहाँ वह श्रमिकों की दशाओं को कुछ लोग वाकई में उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि इनकी परेशानियाँ क्या हो सकती हैं, इनको भी आराम की आवश्यकता है, इन्होंने इतना ज़्यादा काम कर लिया, और क्या ये जहाँ काम कर रहे हैं वो मशीन इनके अनुकूल है? ऐसा तो नहीं कि फिर बैठना है फिर उठना है, मीन जो उनकी सिटिंग पोजीशन है, कुछ काम ऐसे होना चाहिए कि जहाँ आराम से बैठ भी रहा है उठ भी रहा है, तो वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, और कुछ लोगों को ज्ञान ही नहीं होता क्योंकि वो इसके बारे में कुछ जानना चाहते नहीं, बस थोड़ा सा अमाउंट था, उन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री डाल दी, अपना व्यवसाय, और वहाँ पे श्रमिक वर्ग काम कर रहा है। तो ये बहुत से जो हैं वजह हो सकती हैं कि वहाँ खराब माहौल में काम करना पड़ सकता है। अब व्यावसायिक स्वास्थ्य की ज़रूरत क्या है? किसी भी देश के लिए उसकी व्यवसाय या औद्योगिक जो है वो उसको उन्नति के शिखर पर ले जाता है। श्रम विभाग की यही चाह रहती है कि जहाँ पर कर्मचारी काम कर रहा है वहाँ पर उसका जो कौशल है वो निखर कर आए, और वह कब आएगा? जब वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो उसके अनुकूल होंगी। अगर परिस्थितियाँ खराब होती हैं तो जो जहाँ पे एम्प्लॉई जो काम कर रहा है वो बिल्कुल भी अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ या अपनी दक्षता के साथ वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। तो जब वहाँ पे व्यावसायिक स्वास्थ्य होगी तो क्या होगा कि जो पीपल वर्क कर रहे हैं, अगर बहुत अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं, उनका वर्क प्लेस बहुत अच्छा है, तो एफिशिएंट ही होगा, काम बहुत अच्छा होगा, परफेक्टनेस के साथ वो लोग काम करेंगे। जो कम्पिटेटिव है, मतलब कम्पिटेटिव के है कि वो काम में एक साथ मिलके समायोजन की भावना रखेंगे, समुदाय की भावना के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, और प्रोडक्टिव होगा, उनका जो उत्पादन होगा वो उच्च स्तर का होगा, क्योंकि जब सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं अपने काम से, उसको बोझ नहीं समझ रहे हैं, और जो वहाँ की परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हैं, तो काम में मन लगेगा, और काम में मन लगेगा तो उत्पादन अच्छा ही होगा। तो जो व्यावसायिक स्वच्छता से बेटा आप लोग समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या आशय है, जहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय हो सकता है, जहाँ पे वो काम कर रहा है वो उसकी व्यावसायिक
स्थिति है, वही उसका वातावरण है, क्योंकि हर मनुष्य को या कोई भी व्यक्ति वहाँ 8 घंटे काम कर रहा है, तो वहाँ की परिस्थितियाँ उसके हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा, इसको आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि आप कहीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और कक्षा में जो बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। और थोड़ी ही देर में आपको सिर दर्द होने लगेगा या बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी या मतलब आपको धीरे धीरे पानी की कमी महसूस होने लगेगी अपनी बॉडी में, स्वेटिंग जो होता है, तो आप चक्कर खा के बेहोश होकर कुछ बच्चे गिर भी सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो इसी तरह इन काम की व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पे श्रमिक वर्ग काम करता है, तो उनको हमें कैसे अच्छा करना है, उनके खतरों को कैसे जानना है, यह हमारा अध्ययन है आज का। तो जो कार्यस्थल से दुर्घटनाएं होती हैं, तो बेटा इस पे बच्चों जो हमारा श्रमिक वर्ग है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ साथ नियोक्ता वर्ग पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे जो श्रमिक वर्ग पे पड़ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जो हमको दिख रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से कहलाएगा कि चोट या बीमारी का दर्द और पीड़ा, जो उसको चोट या बीमारी जो भी दुर्घटना में लगा है उसको, उसका दर्द तो उसको सहन करना ही है, वो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिख रहा है। जो उसकी आय की हानि होगी, आय की हानि मतलब कि वहाँ उसको मिल रहा था जो भी आय इनकम, वो भी उसकी अब नहीं होगी क्योंकि उसका काम पे नहीं जा रहा है। नौकरी से भी संभावित नुकसान उसको मिल सकता है, शायद जो उसका नियोक्ता है वो उसको निकाल दे, ज़रूरी नहीं है कि वो रखे, क्योंकि यह दुर्घटना इस तरह की हो जाए कि वो उसको आगे चल के काम ही ना कर पाए। और जो स्वास्थ्य में देखभाल की लागत, जो भी उसको दिक्कत हुई है, परेशानी या दुर्घटना हुई, उसमें जो लागत आ रही है उससे भी उसको प्रत्यक्ष रूप से हानि ही हो रही है। और जो इसका अप्रत्यक्ष लाभ है बेटा, जो अप्रत्यक्ष उसको हानि हो रही है, लागत उसके ऊपर आ रही है, वो है कि दुर्घटना या बीमारी से अप्रत्यक्ष लागत जो है ना, प्रत्यक्ष के मुकाबले बेटा 4 से 10 गुना अधिक होती है, जो आपको दिखाई नहीं देती है। उसके जो परिवार वाले हैं, उनकी जो मानवीय पीड़ा है, उसको कोई कभी समझ भी नहीं सकता है। और जो नियोक्ता वर्ग है या छोटे व्यवसायी हैं, उसको भी इसकी हानि होती है, उनको भी इसमें कुछ वित्तीय संकट आ जाता है। जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से हमें जो दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं किए गए कार्य के लिए भी उन्हें भुगतान करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका उनको पेमेंट देना होगा जब वो बीमार है या वो मेडिकल पे है, कुछ भी मान लीजिए, या चिकित्सीय एवं मुआवजा, जो चिकित्सा में उसका खर्च हो रहा है या मुआवजा कुछ भी, वो भी उनको देना पड़ेगा। और जो क्षतिग्रस्त मशीन है या उपकरण है उसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, अगर मरम्मत नहीं होती तो फिर से उसको दोबारा से नई मशीन लेनी पड़ेगी। या जो उत्पादन में कमी है वह भी थोड़े दिन के लिए रुक जाएगा, क्योंकि कोई गया है तो एकदम से उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है। और जो अप्रत्यक्ष लागत उसके ऊपर आती है वो है कि घायल बीमार कर्मचारी का उसे प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति लेके आना पड़ेगा ना, दूसरा श्रमिक उसको वहाँ पे लेके आना पड़ेगा। नए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण भी उनको देना पड़ेगा, उनका समायोजन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आके तुरंत ही जो पुराना कर्मचारी काम कर रहा था उस तरह से वो नहीं कर पाएगा। दुर्घटनाएं अक्सर साथी श्रमिक जो रहेंगे उनकी चिंताएं भी उत्तेजित कर देती हैं, तो वो भी थोड़े दिन उत्तेजित रहेंगे और शायद कुछ नकारात्मक माहौल भी वहाँ पर हो सकता है। अब हम जानेंगे जो कार्यस्थल पे है ना, मनुष्य के 3 साथी होते हैं, ठीक है ना, ये हैं आपके 3 साथी जिनके साथ मनुष्य को काम करना पड़ता है। एक तो आपका जो भौतिक, रासायनिक और जैविक एजेंट रहेंगे, जैसे कि धूल कण हो गया या जो भी आपका वाष्प से रिलेटेड हो गया, या वहाँ कवक है या जो फंगस फफूंदी आपके जैविक के अंतर्गत आ जाएंगे, कंपन है बहुत ज़्यादा, विकिरण है, ये सब आपके, इनके साथ उसको काम करना पड़ता है। और मनुष्य और मशीन काम करेगी, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो मशीनीकरण का ज़माना है, तो विद्युत मशीनों के साथ भी वहाँ पे जो मनुष्य है वो काम करेगा। और तीसरा जो उसका संबंध है वो है मनोसामाजिक वातावरण, जो मनुष्य का मनुष्य या जो भी श्रमिक वर्ग है श्रमिक से संबंध, या जो भी उनका नियोक्ता वर्ग है नियोक्ता और श्रमिक का संबंध, तो इनके संबंध जैसे, मतलब जो ये माहौल जो है ना, ये जितना कारगर रहेगा, यह जितना अच्छा रहेगा, स्टार साइनिंग,
उसी तरह से हमारी कंपनी का उत्पादन भी बहुत अच्छा रहेगा और व्यावसायिक जो सुरक्षा है वो भी अच्छी रहेगी। अब हम जानेंगे कि कुछ व्यावसायिक खतरे हैं वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि व्यावसायिक खतरे जो है ना कभी कभी आपको लगता है अचानक से हो रहे हैं, कुछ धीरे धीरे भी होते हैं। तो जैसे कुछ अचानक होते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मशीन एकदम से चल रही थी, हाथ कट गया, या कोई ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा था तो दुर्घटना हो गई, तो ये तो अचानक वाले हो गए। और कुछ धीरे धीरे होते हैं, जैसे कि कहीं कोई काम चल रहा है, अल्ट्रावायलेट रेस के संपर्क में आप आ रहे हैं, या आप एक्सरे एम्प्लॉय है जो एक्सरे का काम कर रहा है, तो धीरे धीरे वह भी खतरों में आ सकता है। उसको इन फ्यूचर भविष्य में वो भी कैंसर रोग से प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह के होते हैं। और भी हम जो खतरे हैं इनको हम जानेंगे। जैसे ये दिख रहा होगा आपको ओवरहेड सर्विस, जो आपका भवन बना हुआ है उस पर कोई सीलिंग वगैरह है वो अचानक से गिर जाए, या जो एंट्री एक्सेस पॉइंट है आने जाने का आपका है, या जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है चारों तरफ का वो किस तरह का है, बहुत अच्छा तो बना है कि नहीं बना है, या जो प्यूपिल है यहाँ देख रहे हैं आप लोग आ जा रहे हैं, अगर वाकई में वहाँ फिसलन भरी जगह है या बहुत कंजेस्टेड प्लेस है तो आपस में ही टकरा के भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे सामान पड़े हैं, उससे भी टकरा सकते हैं। ये जो डेंजरस मटेरियल यहाँ आप देख रहे होंगे, कुछ भी लिक्विड कुछ भी हो सकता है इसमें, रसायन जो भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अदर इक्विपमेंट के रूप में आप देख रहे हैं कि जैसे सामान ढोने की छोटी सी मशीन दिख रही है, इससे भी आप दुर्घटनाग्रस्त वहाँ पे हो सकते हैं। और फैसिलिटीज़ जैसे लिफ्ट वगैरह है, कभी लिफ्ट फंस जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो इससे भी पूरी दुर्घटनाओं के चांसेस हैं। हमें उन खतरों को जानना है, पहचानना है और फिर उनको तुरंत हल करना है। अब हम जानेंगे कि मुख्य व्यावसायिक खतरे हमारे कौन कौन से हैं। तो भौतिक जोखिम है आपके, रासायनिक, जैविक, यांत्रिक, एर्गोनॉमिक और मनोवैज्ञानिक जोखिम। अब हम इनका एक एक से अध्ययन करेंगे कि ये खतरे क्या होते हैं, क्योंकि यही वो खतरे हैं जो हमारे श्रमिक वर्ग को धीरे धीरे दुर्घटना के लेवल तक ले जाते हैं। और अगर यह एक बार उस तक पहुंच जाते हैं तो वाकई में उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। वह मानसिक रूप से भी प्रताड़ित रहते हैं और शारीरिक रूप से भी तनावग्रस्त रहते हैं। तो इनको हमें समझना है और जानना है और इनका निवारण करना है। तो जो भौतिक जोखिम के कारण है वो बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड में जब काम करना पड़ रहा है तो भौतिक जोखिम के अंतर्गत आएगा। अगर जो जहाँ आप काम कर रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है या ठंड है, 6 डिग्री से भी जो वहाँ का टेम्परेचर है बहुत कम है, या 37 से 40 डिग्री से ऊपर का जा रहा है, और फिर व्यक्ति काम भी कर रहा है तो व्यक्ति की हीट भी निकलती है, तो जो उससे खतरे होते हैं वो भौतिक जोखिम के अंतर्गत आते हैं। रोशनी हुई आपकी, अगर वहाँ पे रोशनी की कमी है, कम दृश्य क्षमता, वहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा है या बहुत कम दिखाई दे रहा है, उससे भी खतरे उत्पन्न होते हैं। शोर है बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, कोलाहल है, उससे भी खतरे हमें या बहुत सारी परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। उनका श्रवण कौशल में उनको दिक्कत आ सकती है, उनका संचार बाधित हो जाता है, या आगे चल के उनको जो कान से संबंधित है सुनने में वो कमज़ोर हो सकते हैं। कंपन है, कोई भी काम ऐसा हो रहा है कंपन वाला, तो जिससे कि हाथ में कंटिन्यू वाइब्रेशन सा बना हुआ है, वह इसके अंतर्गत आएगा। परावैंगनी विकिरण और आयनीकरण विकिरण, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। इसको भी हम विस्तार से या उदाहरण के तरीके से इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखो ये है अत्यधिक गर्मी और ठंड के जोखिम। देखो हीट अगर बहुत ज़्यादा है, हाइपरथर्मिया है, तो क्या होगा, जो हीट स्ट्रोक है आपका, सूरज या जो आप गर्मी में बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, या जो आपका हीट है, इसके क्या होंगे लक्षण, सिर दर्द होगा, थकान होगा, फिर मांसपेशियों में आपको कमजोरी महसूस होगी, और फिर इसी के कारण क्या होगी, इंसान बेहोश हो जाएगा। उच्च तापमान के बहुत अधिक जोखिम के कारण बेहोश होकर वो गिर जाता है। नमक और पानी की कमी भी आती है, जिससे कि आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है व्यक्ति, इस तरह से इसको पसीना आ रहा है, फिर इसको चक्कर आ रहे हैं, और फिर ये देखिए गिरने वाला है नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में यहाँ पे वो काम कर रहा है। अब
जो अत्यधिक गर्मी और ठंड है, तो इसमें ठंड जो होती है ना बहुत ज़्यादा, अगर ठंडे माहौल में आप काम कर रहे हैं तो ट्रेंच फुट हो जाएगा आपको, है ना। जो पैरों को लंबे समय तक अगर कहीं ठंडी सतह पे अगर आपके पैर रखे हुए हैं तो आप देख रहे होंगे इस तरह की, आपको ये इसको समझने की कोशिश करिए इस तस्वीर के माध्यम से, इस तरह के थोड़े से फूलापन सा आ जाता है। उसी तरह जो फ्रॉस्ट बाइट है आपका, कि चिकित्सीय स्थिति होती है जहाँ ठंड के कारण जो त्वचा है ना आपकी स्किन, उसके आसपास जो है ना कुछ इस तरह के निशान पड़ने लगते हैं, ठीक है ना। और जो चिल वेन्स होता है, बहुत ज़्यादा आप ठंडी जगह पे काम कर रहे हैं तो आप देखिए उंगलियों पे इस तरह से फूल जाती हैं उंगलियां, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी फिर हमको महसूस होती है। अब हम कंपन को जानेंगे कि कंपन जो है ना वो ऐसी मशीनों के साथ अगर आप लगातार काम कर रहे हैं जिससे कि आपकी जो है ना हाथ और भुजाएं प्रभावित होती हैं, उंगलियों की रक्त वाहिकाएं ऐंठन के लिए आपको तेजी से संवेदनशील हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ कौन कौन से हो सकते हैं, हैमर ड्रिल से हो रहा है ये, फिर है आपका चैन आरा ऑपरेटर। ये देखिए ये जो आरा मशीन है ना, ये आपका जो कि पेड़ काट रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि बुलडोजर चालक है। तो इनका हाथ जो है वो कहाँ इस तरह से होता रहता है, तो जो ये संवेदनशीलता आ जाती है इनके हाथों में। और हम जानेंगे अब विकिरण को। आयनीकरण विकिरण है जो कि किससे होता है, एक्स किरणें और गामा किरणों से, ठीक है ना, जिसके कारण आपको कैंसर, जन्मदात दोष और फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है, जो भी श्रमिक वर्ग है। और जो गैर आयनीकरण विकिरण है वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश है आपका। अल्ट्रावायलेट प्रकाश जो होता है उससे क्या है, त्वचा लालिमा हो जाएगी और समय से पहले आप बहुत ज़्यादा उम्र के दिखने लगेंगे, पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा आपका, और त्वचा कैंसर भी आपको होने का डर रहता है, जो कि आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। फिर है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, जिससे आँखों से संबंधित आपको पूरी बीमारियां होती हैं, आपको मोतियाबिंद या रेटिनल इंजरी, इस तरह की ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे हो जाती हैं। और जो लेज़र है आपका, उस पर भी त्वचा और आँखों की समस्याएं होती हैं। बच्चे भी लेज़र से खेलने लगते हैं इस तरह से, वो लाइट वो भी आपको बहुत नुकसान करती है। अब हम रासायनिक जोखिम जानेंगे। जो गैस है आपकी, धूल है, धूल दो तरह की होती है, अकार्बनिक और ऑर्गेनिक जो है, जिसके कि धूल, सिलिका, अभ्रक, ये सब आएंगे। और आपकी ऑर्गेनिक के अंतर्गत जो केन फाइबर, कपास, इससे जो धूल निकलती है वह आएगी। और जो कुछ धातु होते हैं, हैवी धातु, जैसे सीसा, पारा, कैडमियम, मैग्नीज, ये भी बहुत ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं। रसायन होते हैं और सॉल्वेंट्स, जहाँ पे कि मिश्रण होता है, जैसे कि पेंटर वगैरह देखते हैं आप, तारपीन का तेल मिला लेते हैं, तो वह भी रसायन जोखिम के कारण है। रसायन जोखिम कैसे जाएगा, मुंह से जाएगा, या फिर सांस से भी जा सकता है, या फिर त्वचा से स्पर्श करने पर भी जा सकता है। यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल देख रहा होगा, ये जो शू मेकर है, जो वो जूते बनाने वाला मोची जो होता है, वो हाथ से इस तरह से छू रहा है, तो ये त्वचा से जा रहा है ना। और यहाँ पे ये फर्नीचर पे कर रहा है मशीन से, और ये यहाँ पे कार को कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, तो यह यहाँ पे उसके मुँह, यहाँ पे जा सकता है उसके अंदर, चाहे वो मुंह से जाए या उसकी नाक से श्वसन के माध्यम से जा सकता है। अब रासायनिक जोखिम जो होती है, जैसे गैसें हैं, आप लोग देख रहे होंगे, तो एक गैस विषाक्तता, आपने भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा, वहाँ पे जो गैस रिसाव हुआ था उसके कारण कितने लोगों की जान गई थी। इसी तरह में इसमें अकार्बनिक धूल आती है आपकी, कोयला, सिलिका धूल, एस्बेस्टस, और इनसे ये सारी संबंधित बीमारियाँ होती हैं। जैविक धूल है आपकी, केन फाइबर, कॉटन डस्ट है, अनाज की धूल है, जैसे फॉर्मन, आपने देखा हो किसानों को बहुत सी लंग्स डिसीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, वो सिर्फ इसी कारण से होती हैं। और भारी जो धातु हैं ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य को बहुत हानिकारक होते हैं। अब जैविक खतरों के अंतर्गत हम शामिल करेंगे वायरस से, कवक, जीवाणु और जो परजीवी होते हैं, इनसे हमें बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं। स्पेशली जो ब्रेड फैक्ट्री इस तरह जहाँ पे काम कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की जगह, तो वहाँ पे ये आराम से उन श्रमिकों को हो जाती हैं। यहाँ देखेंगे, जानेंगे हम कौन से रोग हैं। जैसे वायरस है, इससे इन्फ्लुएंजा है, खसरा है आपका,
सॉर्स है रेबीज है, और जीवाणु से आपका न्यूमोनिया, टेटनस, माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बहुत आम सी समस्या हो जाती है मजदूरों के लिए। कवक जो होता है जो ये फंगस फफूंदी जो होता है ना, इससे इस तरह का, तो ये डर्माटोफाइड, एथलीट फुट, इस तरह के अस्पेरगिलोसिस, ये सब सारी बीमारियां होती हैं। और जो परजीवी आप देखते हैं इनसे भी अमोएवियस, इस तरह की ये बीमारियां होती हैं, मलेरिया। और ये बेटा उन मजदूरों को या श्रमिक वर्ग को तो होती है, साथ ही साथ वो उनके परिवार वालों के लिए भी घातक सिद्ध होती हैं। यांत्रिक जोखिम के अंतर्गत वह आते हैं जो कि बिजली चालित जितनी भी मशीन है उनके अगर कल पुर्जे मशीन्स के खुले हुए हैं या मशीन में कोई सेफ्टी गार्ड नहीं लगा है, इस तरह की अगर मशीन होगी तो वहाँ पे दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहेगी। एर्गोनॉमिक खतरे जो हैं इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि एर्गोनिक खतरे जब होते हैं जब आप इस प्रकार का काम कर रहे होते हैं, जब आपके शरीर की स्थिति या काम करने की स्थिति बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही, मीन्स जो जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ की स्थिति आपके हिसाब से नहीं है, आपकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर पे काम कर रही है, या झटके से यहाँ सामान उठा रहा है, वो बोरा उठा रहा है, या तेज़ी से यहाँ उसे इस तरह से करना पड़ रहा है कंडीशन, और ये अजीब मुद्रा में यहाँ तार या जो वायर है उसको कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह मनोवैज्ञानिक जोखिम होते हैं जो कि आपको तनाव पैदा करते हैं, आपको मानसिक रूप से परेशान कर देते हैं, और जिससे आप भावनात्मक और मौखिक दुर्व्यवहार में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, ऑफिस मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं है, साथ में कोऑपरेटिव नहीं है वर्कर्स, या जो साथ में आप काम कर रहे हैं डिस्कशन उसमें भी झगड़े हो रहे हैं, तो ये आप मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो जो ये खतरे हैं इनकी रोकथाम हमें कैसे करना है, इनके चिकित्सीय उपाय हैं, अभियांत्रिकी उपाय हैं और विधायी उपाय हैं, इनको अपना के। चिकित्सीय उपाय में हम जानेंगे कि हमें इनको पहले जब इनको नियुक्ति कर रहे हैं तभी इनके लिए हमें परीक्षण करना है, समय समय पे भी परीक्षण करवाना चाहिए, मजबूत चिकित्सा होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की शिक्षा और उनको परामर्श देना चाहिए, उनके अभिलेख का सही से रख रखाव होना चाहिए कि अगर उनको बीमारी होती है तो हम उसका निरीक्षण कर सकें, या कार्यस्थल का जो है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसका भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अभियांत्रिकी उपाय जो हैं इसमें उसमें अनुसंधान, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनका, मशीनों का हमको समय समय पे उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, भवन का डिज़ाइन कैसा है, जो सामान रखे हैं वो कैसी जगह रखे हैं कि तुरंत मिल सकें, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह है, सामान्य वेंटिलेशन होना चाहिए, पर्यावरणीय निगरानी या प्रतिस्थापन जो सुरक्षा के उपकरण हैं वो भी वहाँ पे पूरे रूप में वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए। व्यावसायिक खतरों को रोकने के लिए जो विधायी उपाय हैं जो हमारे श्रम कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए हैं, जैसे द माइंस एक्ट है, द फैक्ट्री एक्ट है या द डॉक वर्कर्स, ये कुछ एक्ट हैं, इनका सही से पालन होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। अब जो ये 5 वे हैं जिसको अपना के हम इनको दूर कर सकते हैं, जैसे कि अवेयरनेस, जागरूक रहना चाहिए हमेशा आपको परेशानियों से, एटीट्यूड, आपका जो अभिवृत्ति है उनको हमेशा उनको देखना चाहिए, एनालिसिस, हमेशा एनालिसिस करते रहना चाहिए, एक्सेप्ट करो अगर कुछ हो रहा है तो उसको जल्दी से उसका निस्तारण हो सके समस्या का, और एक्शन जरूर लें, तुरंत उस पर डिसीजन लेना चाहिए। अब हम कह सकते हैं सारांश रूप में कि हमें ये सारे व्यावसायिक खतरों को जानना है और उनका निवारण करना है, तभी हम अपने जो श्रमिक भाई बहन हैं उनको अच्छी कार्य की दशाएं दे पाएंगे। तो जो ये इस पाठचर्या को पढ़ाने में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है माया शुक्ला जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसकी सहायता ली है, एवं निम्मी लर्निंग गो टू ऑनलाइन इस वेबसाइट की भी सहायता ली है। आशा करती हूँ कि आपको यह संदर्भ बहुत अच्छा लगा होगा और भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।